हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम का आकलन, जिसमें हम आकलन के 3 तरीके देखेंगे, 3 प्रकार देखेंगे। अधिगम में अधिगम का और अधिगम के लिए आकलन, एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। उससे पहले हम आकलन का अर्थ समझेंगे। आकलन का अर्थ है सीखने की गुणवत्ता और प्रगति को मापना। आकलन से शिक्षक को यह पता चलता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा और कहाँ कठिनाई है। तो आकलन का मतलब होता है कि हम बच्चे की जांच कर सकें कि बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है और कितना सीख गया है। तो इसी को समझना आकलन कहलाता है। आकलन कोई सिर्फ परीक्षा लेना नहीं है। आकलन केवल परीक्षा लेना नहीं है, बल्कि पूरे सीखने की प्रक्रिया को समझना, सुधारना और बेहतर बनाना भी है। शिक्षण प्रक्रिया में आकलन 3 प्रकार का होता है। अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम में आकलन, असेसमेंट एज अ लर्निंग। तो इस तरीके से हम आकलन को 3 तरीके से, इस तरीके से हम शिक्षण प्रक्रिया में आकलन के 3 प्रकार पढ़ेंगे और एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम का आकलन। तो सीखने के बाद किया जाने वाला आकलन, सीखने के बाद किया जाने वाला आकलन, इसको हम समपूरक आकलन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम सम्मेटिव असेसमेंट भी है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम सम्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये सीखने के बाद किया जाने वाला आकलन है। यह सीखने की प्रक्रिया के अंत में किया जाता है, इसलिए हम इसको संपूर्णक आकलन भी कहते हैं। उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापना। प्रकार है सारांशात्मक, सम्मेटिव इवैल्यूएशन, जैसा कि अभी हमने बताया। उपयोग इसका अंक या ग्रेड देने में। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो वार्षिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, जो भी आपने सिलेबस तय कर रखा है, जो पाठ्यक्रम आपने डिसाइड कर रखा है, उसको सिखाने के बाद जो बच्चे का आकलन किया जाता है उसे हम अधिगम का आकलन कहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग और सम्मेटिव इवैल्यूएशन या सम्मेटिव असेसमेंट। इसके बाद है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये जो आपका आकलन है, ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन है। जब आपकी सीखने की प्रक्रिया चल रही है तो उसके दौरान जो आकलन किया जाता है, यानी कि अधिगम सिखाने के लिए, अधिगम के लिए जो आकलन किया जाता है उसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका दूसरा नाम है निदानात्मक आकलन। इसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे को सिखाने के लिए उसका आकलन कर रहे हैं, इसलिए इसको निदानात्मक आकलन के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य है विद्यार्थियों की प्रगति जानकर सुधार करना, बच्चे की प्रगति को समझकर उसके अंदर सुधार करना। जहाँ जिस बच्चे को जिस जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से उसके लिए शिक्षण कार्य करना। प्रकार है गठनात्मक, इसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। उदाहरण है मौखिक प्रश्न, गृह कार्य, कक्षा में गतिविधियां जो कि बच्चों को कराई जाती हैं। मौखिक प्रश्न करके हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, उसको जांच कर हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। और जो कक्षा में एक्टिविटीज कराई जाती हैं उन्हें देखकर भी, उनका ऑब्जर्वेशन करके भी हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अधिगम में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग की बात करें तो इसमें विद्यार्थी स्वयं अपनी सीख का आकलन करते हैं। इसमें विद्यार्थी स्वयं अपनी सीख का आकलन करते हैं। उद्देश्य आत्म जागरूकता और आत्म सुधार। प्रकार है आत्म मूल्यांकन। उदाहरण है बच्चे खुद जांचे कि उन्होंने क्या सही किया और कहाँ गलती की। तो महत्व, आकलन से शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता सुधरती है। आकलन से शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता सुधरती है, क्योंकि जब हमको पता चलता है कि बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं, उसको कहाँ पर कमी रह गई, तो हम उसको और बेहतर बनाते हैं, उसमें और सुधार लाने का प्रयास करते हैं। यह विद्यार्थियों की सीखने की गति और कठिनाई की पहचान करता है। शिक्षक को उचित शिक्षण रणनीति चुनने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। ऐसे बहुत सारे महत्व हैं आकलन के,
क्योंकि आकलन से ही हमारा ये आगे का डिसाइड होता है कि हमको आगे बच्चे को क्या पढ़ाना है। तो हमको अपनी शिक्षण योजना बनाने में, अपनी रणनीति चुनने में बहुत मदद मिलती है। शिक्षक की भूमिका। आकलन में शिक्षक की भूमिका उचित समय पर आकलन की योजना बनाना, विद्यार्थियों को फीडबैक देना, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहयोग देना, आत्म मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, निष्पक्ष, सतत और समग्र मूल्यांकन करना। तो इस तरीके से शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उचित समय पर आकलन की योजना बनाएं, बच्चों को जैसा उनका आकलन किया है, जो भी आपको रिजल्ट मिला है, उसके हिसाब से बच्चों को फीडबैक दें, कमजोर विद्यार्थियों को मदद करें, उनको और उपचारात्मक कार्य उनके ऊपर करें और उनको अच्छा सिखाने का प्रयास करें। आत्म मूल्यांकन के लिए बच्चों को प्रेरित करें, जिससे कि बच्चे खुद अपने आप को समझें, जानें कि वो क्या सीख रहे हैं, कितना सीख पाए हैं, कहाँ पर उनकी कमजोरी है। तो इसके लिए बच्चों को मोटिवेट करना टीचर का ही काम है। निष्पक्ष, सतत और समग्र मूल्यांकन करना, और बच्चों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव ना हो और लगातार बच्चों का मूल्यांकन चलता रहे और हर पहलू पर बच्चे का मूल्यांकन हो। तो ये तो शिक्षक की भूमिका है। निष्कर्ष की बात करें तो तीनों प्रकार के आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। अधिगम का आकलन परिणाम बताता है, अधिगम के लिए आकलन सुधार में मदद करता है और अधिगम में आकलन आत्म जागरूकता विकसित करता है। तो इस तरीके से तीनों ही प्रकार के आकलन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें अधिगम का आकलन जब हम किसी बच्चे को चीज़ सिखा देते हैं तो अंत में भी उसका मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमको पता चल सके कि क्या परिणाम निकला है। उसके साथ साथ बीच में जब शिक्षण कार्य चल रहा है, जब अधिगम प्रक्रिया चल रही है, उसके दौरान भी बीच बीच में अगर हम आकलन करते रहें और बच्चों में जो भी जहाँ भी उनको आवश्यकता है अपनी शिक्षण प्रक्रिया में, हमें जहाँ भी सुधार करना है उसको करते रहें, तो इससे भी आपका जो शिक्षण है वो और बेहतर बनता है, बच्चे और अच्छे तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE का संक्षिप्त परिचय। CCE का अर्थ है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन केवल परीक्षा तक सीमित नहीं बल्कि पूरे वर्ष लगातार होता है। उद्देश्य है इसके पीछे सीखने की प्रक्रिया को सतत और विकासोन्मुख बनाना। CCE एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों के समग्र विकास, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, व्यवहार, एक्टिविटीज़ का निरंतर और व्यवस्थित आकलन किया जाता है। अगर हम बात करें इसमें इसके शब्द के अर्थ की, तो CCE में जो आपका कॉन्टिन्यूअस है उसका मतलब है पूरे साल लगातार मूल्यांकन, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि हर क्षेत्र में बच्चे का मूल्यांकन, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, कला हो, उसका व्यवहार हो, हर क्षेत्र में बच्चे का मूल्यांकन। तो इसके पीछे इसका जो उद्देश्य है वो है सीखने की प्रक्रिया को सतत और विकासोन्मुख बनाना। CCE के मुख्य घटक। सबसे पहला घटक है सतत मूल्यांकन। सीखने के दौरान लगातार आकलन करना ताकि तुरंत सुधार किया जा सके, इसको कहेंगे हम सतत मूल्यांकन। समग्र मूल्यांकन, विद्यार्थियों के शैक्षणिक सह-शैक्षणिक विकास को मापना, इसको कहेंगे हम समग्र मूल्यांकन। अभी जो हमने कहा था वही कि सतत मूल्यांकन का मतलब है पूरे वर्ष भर लगातार चलने वाला मूल्यांकन सीखने के दौरान, जिससे कि बच्चे में जहाँ भी उसमें सुधार की आवश्यकता है वहाँ सुधार किया जा सके। समग्र का मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो भी एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ कराई जाती हैं, जिससे कि बच्चे का हर एक क्षेत्र में विकास हो, तो इसको कहेंगे, उस सब का मूल्यांकन, उसको कहेंगे हम समग्र मूल्यांकन। CCE का कार्यान्वयन। योजना बनाना। शिक्षक वर्ष भर की मूल्यांकन योजना तैयार करता है। यह योजना बताती है कि कब, क्या और कैसे मूल्यांकन होगा। उदाहरण के तौर पे बात करें तो प्रत्येक यूनिट के बाद एक छोटा क्विज या प्रोजेक्ट, जब भी हम एक यूनिट कंप्लीट कराएं उसके बाद बच्चों के साथ कोई छोटा क्विज रखें या उनसे कोई प्रोजेक्ट बनवाएं। उद्देश्य है इसका मूल्यांकन को व्यवस्थित और निरंतर बनाना।
तो जो सीसीई का कार्यान्वयन किस तरीके से होता है, इसमें एक योजना बनाई जाती है जिसमें वर्ष भर का पूरा तय होता है किस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन करना है और उसको कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ये सब कुछ उस योजना में होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि बच्चे को एक यूनिट कंप्लीट करा दी तो उसे कोई क्विज करवाना, उसे कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए देना, जिससे कि जो मूल्यांकन है वो व्यवस्थित हो और निरंतर चलता रहे। निरंतर आकलन। निरंतर आकलन का मतलब है शिक्षक हर पाठ के बाद विद्यार्थियों की समझ का अवलोकन करता है। जो भी पाठ पढ़ाता है शिक्षक, उसके बाद उसने उस पाठ को कितना समझा है, विद्यार्थी ने उस पाठ को कितना समझा है, तो इसका अवलोकन करता है। अवलोकन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर, प्रश्न पूछकर बच्चों से, गृह कार्य की समीक्षा करके, जो बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है उसकी जांच करके, क्लास टेस्ट लेकर, समूह चर्चा करके। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं कि उसने पाठ को कितना समझा है और क्या समझा है। विद्यार्थियों की तत्काल प्रगति जानना, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों की तत्काल प्रगति जानना और आवश्यक मार्गदर्शन देना। जो भी पाठ आपने पढ़ाया है, अगर आप उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, बच्चे का आकलन कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा कितना सीख रहा है, उसने कितनी प्रगति हासिल की है और कहाँ पर उसको मार्गदर्शन देना है। फीडबैक और सुधार। फीडबैक और सुधार की अगर हम बात करें तो शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सुधार के सुझाव देता है। जो भी बच्चा है, जैसा भी जिसने काम किया है, तो चाहे वो अच्छा हो या थोड़ा उसमें कहीं कोई कमी रह गई हो, उस हिसाब से बच्चे को फीडबैक दिया जाता है, उसे बताया जाता है किस तरीके से आपको यहाँ पर सुधार करना है अपने काम में। कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त और अभ्यास सहयोग प्रदान करना। जो बच्चे थोड़े पीछे रह गए, नहीं सीख पाए हैं, उनको और ज़्यादा अभ्यास करने के मौके देना, उनको सहयोग प्रदान करना। इसका उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाना, जिससे कि हर विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके। गणना में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त उदाहरण और अभ्यास प्रश्न देना। तो गणना में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त उदाहरण और अभ्यास प्रश्न देने का मतलब है कि जो बच्चे थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं गणना में, उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उनको देना सॉल्व करने के लिए, जिससे कि वो उसमें निपुण हो पाए। समग्र मूल्यांकन। समग्र मूल्यांकन सत्र के अंत में विद्यार्थियों की संपूर्ण प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ व्यवहार, सहभागिता, खेलकूद, रचनात्मकता आदि का मूल्यांकन भी शामिल होता है। तो समग्र मूल्यांकन का मतलब यही है कि शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ उसकी हर एक क्षेत्र में बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, उसके व्यवहार का भी, उसकी सहभागिता, खेलकूद, रचनात्मकता आदि सभी चीज़ों का मूल्यांकन इसमें शामिल होता है। परिणाम रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किया जाता है। उद्देश्य है विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास। तो इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। सीसीई कार्यान्वयन का उदाहरण। अगर हम इसका उदाहरण की बात करें तो शिक्षक ने पर्यावरण अध्ययन का पाठ पढ़ाया, पढ़ाते समय प्रश्न पूछे, ये हो गया आपका सतत मूल्यांकन। बच्चों से पौधों का चार्ट बनवाया, ये हो गया समग्र मूल्यांकन। फिर चर्चा कर फीडबैक दिया। इस तरह शिक्षक ने सीसीई के दोनों घटकों को लागू किया। सीसीई के दो घटक हैं, एक सतत मूल्यांकन, एक समग्र मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का मतलब है लगातार चलने वाला मूल्यांकन। पढ़ते समय भी बच्चे का, जब आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कार्य करा रहे हैं, बच्चा सीख रहा है, उस समय भी उसका मूल्यांकन चल रहा है। निष्कर्ष। सीसीई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सुधारात्मक विकासोन्मुख दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य केवल अंक देना नहीं, बल्कि सीखने को निरंतर एक और सार्थक बनाना है। सीसीई से विद्यार्थी में आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और सहयोग की भावना विकसित होती है। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में अपने दो टॉपिक कवर किए। पहला था हमारा आकलन के प्रकार, जिसमें हमने अधिगम में आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन, इन तीनों प्रकारों को देखा था। इसके बाद हमने सीसीई अपना डिस्कस किया था, जिसको हम कहते हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।